नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार कोरोना संकट और उससे जुड़े वैज्ञानिक समाधानों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के इस विशेष अंक में भी हम बात करेंगे कोरोना महामारी और आने वाले मॉनसून की। बताएंगे भारतीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित स्वदेशी वेंटिलेटर तकनीक के बारे में। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। कोरोना संकट में मौसम के बदलाव से क्या हो सकती हैं चुनौतियां? चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक घटनाओं का हो सकता है सामना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का 49वां स्थापना दिवस। लॉकडाउन के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मनाया गया समारोह। कोरोना को मात देने के लिए स्वदेशी वेंटिलेटर, अनुसंधान संस्थानों द्वारा कई सस्ते और बहुआयामी विकल्प तैयार। अब खबरें विस्तार से। भारत में हर साल गर्मियों के साथ चरम मौसम का प्रभाव देखने को मिलता है। ऊष्म लहर, तटीय चक्रवात, भारी वर्षा और बाढ़ देश के बड़े हिस्से को प्रभावित करती हैं। कोविड-19 संकट के दौरान ये प्राकृतिक घटनाएं दोहरी चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में आपदा प्रबंधन इकाइयों के सामने ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ लोगों को कोरोना संक्रमण से भी बचाना होगा। क्या हमारी व्यवस्थाएं इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं? जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। पिछले कुछ दशकों में बदलते मौसम ने आम प्राकृतिक घटनाओं को भी अप्रत्याशित और विनाशकारी बना दिया है। मानसून के नजदीक तटीय क्षेत्रों में चक्रवात का खतरा, मानसून के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ का प्रकोप, लू यानी हीट वेव का जोखिम। हर साल मौसम से जुड़ी ये घटनाएं देश के किसी न किसी हिस्से में दोहराई जाती हैं। मानसून के दौरान मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी जनजीवन को प्रभावित करता है। सवाल ये उठता है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान ये चरम मौसम घटनाएं आपदा प्रबंधन पर क्या असर डालेंगी? जाहिर है, कोविड-19 संक्रमण से जूझ रहे राष्ट्र के सामने ये मौसमी घटनाएं दोहरी चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। ज्ञान विज्ञान की टीम ने इस बारे में बात की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम राजीवन से। COVID-19, which is very unfortunate crisis we are facing now, has really added another dimension. For example, if tropical cyclone really forms now and it is affecting a coast, I am not saying that it is going to come now, but if it comes, for example, this season is prone. For example, Fani came in sometime in April, end of April and May. So this May and June we can expect tropical cyclones, especially over East Coast. And if cyclone comes, and already we have this kind of precautions and protocols related to COVID-19, for example, social distancing, etc. So these administrators, especially state government and central government, will have serious difficulties in managing the such kind of situation. And for example, we may have to evacuate people and put them in some place, one place, for example, shelters. And even in this will happen in monsoon season also. For example, flooding can happen, and we are able to tell the people as well as the government almost 2 to 3 days in advance. But then what we will do, we may have to evacuate people, especially in the low-lying areas, staying in low-lying areas, to a good place, shelters. So this has given an additional dimension to the COVID-19 situation. भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने पिछले कुछ समय में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। IMD का कवरेज क्षेत्र बढ़ा है। नवीन और अत्याधुनिक तकनीक ने कम समय में सटीक पूर्वानुमानों और चेतावनियों को आसान किया है, जिनके चलते चक्रवात या बाढ़ जैसी आपदाओं की समय रहते जानकारी मिल जाती है। कई बार आपदा प्रबंधन इकाइयों को लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करना होता है।
लेकिन कोविड-19 के इस संकट में जहां सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग संक्रमण से बचाव का अहम तरीका है, इन प्राकृतिक घटनाओं में लोगों को जोखिम वाले स्थानों से निकालना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ साथ कोरोना संक्रमण से भी बचाना एक नई चुनौती हो सकती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन इकाइयों को इस वक्त नई रणनीतियां तैयार करने की जरूरत है। इसके लिए सभी संबंधित विभागों के साथ तालमेल बनाया गया है। मौसम विभाग अन्य इकाइयों के साथ लगातार सूचनाएं और सुझाव साझा कर रहा है। We have, for example, tropical cyclone, we have best of best facilities, capabilities. We have observations, and observations mean including surface observations, upper air observation, aircraft, satellites, and we have almost 26 radars now, weather radars, and especially along the east coast. So no cyclone can come and enter into the land without being detected. And satellite is looking from top. So we have good observation, and we have good modeling capability, prediction models. We have best of best models now. We have one of the best models we have now, 2 systems, and we have good computing power, and we have all trained people, and that is more powerful than anything else. We are all well-trained scientists we have in our ministry, so we are able to do good job. जहां एक तरफ कोरोना के कहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, वहीं इस महामारी के दौरान कुछ सकारात्मक नतीजे भी सामने आए हैं। जैसे लंबे लॉकडाउन से पिछले कई दशकों में पहली बार प्रदूषण की मात्रा में भारी कमी देखी जा रही है। जल स्रोत साफ हुए हैं, वाहनों और फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण में कमी आई है। इससे ये भी पता लगता है कि पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान मानव गतिविधियों से ही हो रहा है। ताजा स्थिति एक नए तरह के उपाय की तरफ इशारा कर रही है, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। COVID-19 had a lot of effect on air pollution. It has reduced sharply, not only over India and everywhere, the whole world, because we have stopped our activities. We have been in our homes. And also it has improved the water quality. We have, for some observation taken from CPCB at many places in Yamuna and Ganga rivers. It's a good lesson that, and one important lesson coming out is really we are damaging our environment. Our activity is only increasing the air pollution, water quality. So we should be able to find out what are the major activities which are causing this the increase in air pollution, and we should be able to, when really all lockdown is improved and when we really go to the normalcy, we should be able to take some policy decisions and what are the things which we need to really control. It's not a secretary as MOES, but as a person, I would like to really recommend for, especially for some people, work from home, and maybe one day in a week, work from home, especially people working in ITs and government, some senior government offices. I think we should allow that. And so these are all caused by transport, these are all caused by local industries, and so we can really control. कोविड-19 संकट के दौरान हमारे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं को अपनी रणनीतियों पर दोबारा विचार करने और नई परिस्थितियों के अनुसार समाधान विकसित करने का भी एक मौका मिला है। इस महामारी ने अन्य आपदाओं और स्थितियों के लिए भी तैयार रहने की सीख दी है, जिनमें भविष्य में मौसम और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां भी शामिल हैं। There's no doubt we'll have more and more heat waves and more higher temperatures that can add to more miseries to the health of the people. As also we can expect more diseases. And second thing aspect is more extreme weather, precipitation events, rainfall events, and flash floods, urban floods. These are all the two important things which we can expect in the future. We have to prepare both in different aspects. For example, we need to prepare very well to predict those events at least some 3-4 days before, enough time for taking action.
And government also should gear up. NDMA, the state disaster management people, state government, central government, all should be geared up to how to cope up with this kind of situation, increasing number of events. भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, प्रशासन और प्रबंधन इकाइयां इन स्थितियों से निपटने के लिए तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से तैयारी कर रहे हैं। साथ ही इन बदली परिस्थितियों के लिए आम जन को भी जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल जरूरत मौजूदा कोरोना संकट से खुद को बचाए रखने और संक्रमण को फैलने से रोकने की है। Strictly follow the norms given by the government, strictly follow the protocol, use this mask when they go out, and also keep a distance. And also government is recommending for using Arogya Setu mobile app, which we should definitely use. And be careful, and also we should not be really panic. And it's a very unfortunate crisis, but I am very sure that we should be optimistic. I am very sure that we will cross over this crisis, and we'll get the normalcy will be restored very soon. ज्ञान विज्ञान में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी स्थापना के 49 साल पूरे कर लिए हैं। 3 मई को विभाग ने अपना स्थापना दिवस समारोह मनाया। कोरोना संक्रमण के दौरान ये ऑनलाइन आयोजन किया गया, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मंत्रालय सहित विभाग से जुड़ी सभी प्रयोगशालाओं और संस्थाओं को जोड़ा गया। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। देश में जारी लॉकडाउन के बीच भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया। 3 मई को मनाए गए इस ऑनलाइन समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सभी स्वायत्त संस्थानों और डीएसटी के अधीनस्थ कार्यालयों के प्रमुखों के साथ बातचीत की, जिसमें मौजूदा कोरोना प्रकोप से निपटने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। More than 44 countries, and I think the total collaboration goes on up to 84 countries all across the world, and nowhere in the whole world we now feel that we are inferior to anybody else. So इस मौके पर कोविड-19 पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा भी लॉन्च की गई। साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा राष्ट्र सेवा के 50वें वर्ष में प्रवेश करते ही विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह की शुरुआत भी हो गई, जिसके तहत पूरे वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में तमाम गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इस मौके पर डीएसटी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने भी विभाग की उपलब्धियों पर खास चर्चा की। साल 1971 में स्थापित किए गए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने 49 वर्षों के सफर में देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने और व्यवस्थित करने, वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए डीएसटी नोडल विभाग के रूप में कार्य करती है। देश के अनुसंधान संस्थान और प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से ये विभाग उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान पर विशेष जोर देने के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षितिज की खोज करता है। डीएसटी ने इंक्यूबेटरों और स्टार्टअप की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ काफी प्रगति की है।
इसकी महत्वपूर्ण पहलों में एक है युवा वैज्ञानिकों को उनके शोध कार्यों पर लोकप्रिय विज्ञान लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित करने की योजनाएं और कार्यक्रम। स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन कार्यक्रम। युवा छात्रों को अभिनव रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक विज्ञान परियोजनाओं के साथ जुड़ने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे कि 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में भागीदारी और अन्य देशों के साथ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान साझेदारियों ने भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयासों को काफी आगे बढ़ाया है। DST भविष्य को ध्यान में रखकर अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिक संघों और निकायों को सहायता और अनुदान प्रदान करता है। आज DST विश्वविद्यालय स्तर पर 50,000 इंस्पायर स्कॉलरशिप दे रहा है। इसके अलावा 4,000 डॉक्टरल फेलोशिप दी जा रही है और युवा शोधकर्ताओं को 700 इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप देने का भी प्रावधान है। इस महामारी के समय में ये विभाग उत्पन्न चुनौतियों को कम करने और यहाँ तक कि टीके के रूप में समाधान खोजने के लिए तत्काल और लक्ष्य उन्मुख अनुसंधान को उत्प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। अभी लौटते हैं, आप हमारे साथ रहिए। What is COVID-19? COVID-19 is the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus. This new virus and disease were unknown before the outbreak began in Wuhan, China in December 2019. ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। वैश्विक महामारी के इस संकट में हमारे देश के वैज्ञानिक संस्थान लगातार कोविड-19 का समाधान तलाश कर रहे हैं। ऐसे ही समाधानों से जुड़ी कुछ खबरें हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। कोविड-19 संकट में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड करेगी। इस बाबत BDL और IIT कानपुर की इनक्यूबेट स्टार्टअप नोका रोबोटिक्स के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। IIT द्वारा डिजाइन किया गया ये वेंटिलेटर काफी सस्ता और बेहतर सेवा देने वाला उपकरण है। खास बात यह है कि इस वेंटिलेटर को फ्रंट लाइन पर कोविड-19 से लड़ रहे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। अब प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन का बीड़ा उठाए जाने के बाद इस महामारी के दौरान स्वदेशी तकनीक से तैयार बेहतर वेंटिलेटर जल्द उपलब्ध होने की संभावना बन गई है। एक समझौता हम लोगों ने किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, नोका रोबोटिक्स और IIT कानपुर के बीच में, जिसके तहत BDL जो है इन वेंटिलेटर्स का निर्माण करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते हुए हमारे देश के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की आवश्यकता रहेगी और हमें बड़ी खुशी है कि हमने यह वेंटिलेटर मेक इन इंडिया के तहत पूरा यहाँ पर ही विकसित किया है और हम एक 1.5 महीने के छोटे अंतराल में एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को बनाने में सफल रहे हैं। आशा है कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका निर्माण अभी शीघ्र ही करने लगेगा और मई के अंत तक हम बड़ी मात्रा में वेंटिलेटर्स सप्लाई करने में सक्षम रहेंगे।
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे के वैज्ञानिकों ने भी एक सस्ता, बहुमुखी सुविधाओं से लैस और अधिक संख्या में उत्पादन किए जा सकने वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। आइसर के वैज्ञानिकों ने पिछले 1 महीने के अंदर ही ये उपकरण तैयार करने में सफलता हासिल की है, जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है। इसके लिए कई तरह के डिजाइन और मॉडल्स का अध्ययन किया गया, जिसमें से मिलान और फ्लोरिडा में इस्तेमाल किए जा रहे वेंटिलेटर मॉडल्स के आधार पर स्वदेशी तकनीक और पुर्जे विकसित कर ये खास वेंटिलेटर तैयार किया गया है। Once we started looking at the 2 designs, one from Milan and one from Florida, we got into the details of both of the designs and finally ended up designing a very hybrid version of that because of the unavailability of the components that were used in designing those 2 ventilators. So we came up with our own bill of materials and we started working on different prototypes of that, and after like 4 to 5 iterations we settled down to a version which we think can be completely made with locally available components without relying much upon any imported components. कोविड-19 को ध्यान में रखकर इस वेंटिलेटर में पारंपरिक सुविधाओं के अलावा खास फीचर्स जोड़े गए हैं, जिन्हें ऑपरेटर्स आसानी से उपयोग कर सकते हैं। साथ ही इस वेंटिलेटर प्रणाली को स्मार्टफोन द्वारा भी ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कोरोना संक्रमण में बार-बार बिना मरीज के संपर्क में आए निगरानी की जा सकती है। It is kept simple, efficient, as well as incorporates most of the design requirements which ventilators who cater to COVID patients have. The nice thing about this ventilator is that one can monitor the parameters of the ventilator, parameters of the patient remotely, and also control these parameters remotely. One can also use a single computer to talk to many such ventilators in a hospital environment and actually monitor the parameters right on the screen of your mobile phone and also control the various parameters through a mobile phone if need be. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने रीयूजेबल रोगाणुरोधी फेस मास्क लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशंस द्वारा तैयार किया गया ये मास्क 50 बार धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से ये मास्क सिंगल यूज मास्क से सस्ता पड़ेगा। एनसेफ मास्क बेहतरीन इंजीनियरिंग द्वारा तैयार ट्रिपल लेयर उत्पाद है, जिसमें निचली आरामदेह परत, बीच में रोगाणुरोधी परत और ऊपर वाटरप्रूफ परत रखी गई है। इसकी खास डिजाइन इसे पहने रखने के लिए सुविधाजनक बनाती है। आईआईटी विशेषज्ञों के मुताबिक ये भारत में शुरू किया गया पहला कपड़ा आधारित रोगाणुरोधी फेस मास्क है, जो ASTM मानकों के अनुसार बहुत ज्यादा बैक्टीरियल संक्रमण रोकने में सक्षम है। We have launched a mask, NSafe mask, which is antimicrobial and reusable up to 50 washes. It is very easy to maintain it. After each usage, wash it with cold water and mild detergent and put it outside in direct air or sunlight to dry. After drying, put it in a hygienic place to store. कोरोना वायरस पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा या आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। हमारे इस विशेष अंक में आज इतना ही। नई जानकारियों के साथ अगले सप्ताह इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।